नमस्कार। आज का जो विषय है वो है भारत में वैदिक कालीन सभ्यता। स्नातक के जो विद्यार्थी हैं इतिहास विषय के, उनके जो पाठ्यक्रम है उसमें यह आता है विषय, और इसमें हम इसके पूर्व के जो व्याख्यान थे उसमें हमने देखा किस प्रकार से इतिहास लेखन के स्रोत और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने चर्चा करी। उसी क्रम में आज जो विषय लिया गया है वो है भारत में वैदिक कालीन सभ्यता। जब हम वैदिक कालीन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है दिमाग में कि वैदिक कालीन सभ्यता क्या थी, इसका कालखंड क्या था। और दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि इसके पूर्व में जो भारतीय इतिहास में सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय व्यवस्था थी, और जब हम सिंधु कालीन सभ्यता के बाद जब हम वैदिक कालीन सभ्यता की बात करते हैं वो एक ग्रामीण व्यवस्था थी। तो भारतीय जो सभ्यता का इतिहास कालखंड है, इतिहास का कालखंड है, उसमें ये एक अंतर हमको कैसे मिलता है कि एक व्यवस्था नगरी थी, उसके बाद ये ग्रामीण व्यवस्था आई। इस तमाम चीज़ों को लेके इतिहास का एक लंबे समय से शोध कर रहे हैं, और सिंधु घाटी पतन के बाद वैदिक कालीन सभ्यता का यहाँ प्रारंभ हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल की व्यवस्था के बीच एक मूलभूत अंतर है नगरीय और ग्रामीण व्यवस्था का। सबसे पहले हम समझते हैं वैदिक कालीन भारत के बारे में। वैदिक कालीन जो भारत का इतिहास है उसे एक प्रकार से आर्यों का इतिहास कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आर्य भारतीय संस्कृति के प्रारंभ या मूल में थे, और आर्य सभ्यता का इतिहास ही वैदिक कालीन का इतिहास है। और इस जो इतिहास के कालखंड है इसका जो मूल स्रोत है हमारी जानकारी का वो है वेद, और जो वेदों में लिखा गया है उसके आधार पर ही हम इस कालखंड को समझने की कोशिश अभी तक करते आए हैं। वैदिक कालीन इतिहास को हम मूलतः दो भागों में विभाजित करते हैं, एक है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल का समय है, जो अभी तक साधारण मान्यता है, वो है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व का जो कालखंड है वो से हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और इस दौरान जो पूर्व वैदिक काल का मूल सोर्स है हमारे इतिहास जानने का वो है ऋग्वेद। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो समय था इस समय ऋग्वेद की रचना हुई। द्वितीय जो भाग आता है वो आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक साधारण रूप से मान्यता है, और इसका जो इतिहास जानने का स्रोत है वो है ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का काल। इतिहास में जो साहित्य लेखन हुआ उसके आधार पर इसका काल को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जब वैदिक कालीन सभ्यता की हम बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, एक बड़ी मान्यता है कि एक इतिहास का एक पक्ष ऐसा कहता है कि जो इसके मूल निवासी कौन थे, तो पहले हम चर्चा की कि आर्य जो है इनके मूल निवासी माने जाते हैं। लेकिन एक इतिहासकारों का, विद्वानों का एक मत ऐसा है कि आर्य मूलतः जिस क्षेत्र में जो वैदिक कालीन सभ्यता क्षेत्र है उसके निवासी नहीं थे, बल्कि बाहर से आए थे। और इस संबंध में अनेक विद्वानों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। तो सबसे पहले वैदिक भारत में हम उनके मूल निवासी जो आर्य थे उनकी संबंध में इतिहासकारों की या विद्वानों की क्या मान्यताएं हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें एक प्रमुख थे पंडित गंगानाथ झा, और डॉक्टर DS त्रिवेदी। इनका मानना है कि नहीं, आर्य यहीं के मूल निवासी थे और यहीं के रहने वाले थे, और उनका बाहरी भूमि या किसी से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन कुछ और विद्वान हैं जिनका कहना था ये हिमालय क्षेत्र या हिमालय जो
एरिया है वहाँ के रहने वाले थे। इसमें एल्डिकल और कुछ और विद्वान इस मान्यता को बल देते हैं। इसी प्रकार विद्वान जो हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक, उनकी ऐसी मान्यता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है। उनका जो विचार रखने का आधार है, उन्होंने ऐसा कहा है कि इसमें एक सूक्त में ऋग्वैदिक में चर्चा है कि जो आर्य हैं वो दीर्घकालीन उषा की स्तुति करते हैं। दीर्घकालीन उषा की स्थिति से तात्पर्य उनका ये है, चूँकि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, अतः दीर्घकालीन उषा से तात्पर्य जहाँ एक लंबे अंधकार के बाद एक लंबा उषा काल की वंदना की गई है। इसका उसका आधार उन्होंने कहा है कि उत्तरी ध्रुव हो सकता है। महाभारत में भी सुमेरु पर्वत का एक वर्णन मिलता है जहाँ हमें 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात चर्चा होती है। लेकिन हम सिर्फ इस आधार पर ये अपनी बात मस्तिष्क में नहीं रख सकते कि आर्यों की जो मूल निवास स्थान है वो उत्तरी ध्रुव है, और ये नहीं कह सकते हम कि उत्तरी ध्रुव के निवासी होने के कारण मस्तिष्क में उनके मूल भूमि की जो स्मृति है वो दीर्घकालीन उषा से संबंधित है। इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा मजबूत आधार नहीं दिया कि इसको हम महत्वपूर्ण रूप से बल प्रदान करें। दूसरा, जो एक प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, मैक्स मूलर महोदय ने, उन्होंने आर्यों का जो आदि देश या मूल निवास स्थान उन्होंने मध्य एशिया माना है। और दूसरे एक और विद्वान हैं जो एडवर्ड मेयर हैं, वो पामीर के पठार को मानते हैं। मेयर महोदय का विचार है कि पामीर के पठार से ही इंडो आर्यन जाति पूर्व में पंजाब और पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। ये चूँकि एक ऐसी बात है कि ये 2 सभ्यताएं विश्व में समानांतर विकसित हो रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इस मत का समर्थन ओल्डनबर्ग और कीथ आदि विद्वानों ने भी किया है। इसी प्रकार कुछ विद्वान हैं जिन्होंने यूरोप महाद्वीप के विभिन्न स्थान जर्मनी, हंगरी या दक्षिण रूस में विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान करने के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। इन विद्वानों में डॉक्टर पिनाक और हर्ट आदि का कहना यह है कि जर्मनी भी आर्य सभ्यता को लेकर चर्चा है, तो जर्मनी मूल निवास स्थान हो सकता है। परंतु उपयुक्त जो तर्क थे उनकी अगर हम समीक्षा करें तो बड़े आसानी से उनका खंडन हो सकता है। एकमात्र भाषाई आधार पर अपन इसको मूल निवास स्थान नहीं मान सकते। इसी प्रकार कुछ विद्वान हैं, गार्डन चाइल्ड्स हैं, उनका कहना ये है कि इनका निवास स्थान डैन्यूब नदी घाटी हो सकता है, लेकिन इसका भी उन्होंने कोई बहुत मजबूत आधार नहीं दिया है। इसी तर्क को उन्होंने एक और रूप दिया गार्डन चाइल्ड्स ने कि दक्षिण रूस जो है आर्यों का मूल निवास स्थान हो सकता है। लेकिन कुछ भाषाई आधार पर या दीर्घकालीन उषा या कुछ आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि आर्य जो है विदेशी थे या बाहर से इधर आके स्थापित हुए हैं। इसमें भाषाई वर्ग के आधार पर जरूर उन्हें मजबूत तर्क दिए, लेकिन ऐसा कोई आधार आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। जहाँ तक आर्य के संबंध में अगर हम उसकी गहराई से अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जहाँ 1,53,972 शब्द जो प्रयोग हुए हैं उसमें मात्र 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब सिर्फ आर्य शब्द की या उसकी प्रमाणिकता को लेके हम उनके मूल निवास स्थान पर मजबूत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। जहाँ ऋग्वेद में एक चीज़ और चर्चा में आई है कि वो इंद्र के संबंध में चर्चा की गई है और उसमें दास और दस्यु के बीच एक विभेद करने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये दास और दस्यु की जो परिकल्पना है या आधार है वो कोई प्रजाति नहीं है, वो एक सामान्य जो एक संघर्ष की स्थिति है उसमें 2 शब्द सूचक जो हैं वो उसको निर्धारित किए गए हैं। पुरातत्व से भी आर्यों के आक्रांता होने की कोई बात की पुष्टि नहीं होती कि बाहर से आए, उन्होंने इधर कोई संघर्ष किया, स्थापित हुए। इस प्रकार आर्यों का विदेशी होने की बात कहीं से भी प्रमाणिक हमारे सामने नहीं होती है। और इसी कारण आर्यों को जो है हम यही मान के चलते हैं कि वो यहीं के थे मूल निवासी, और उन्होंने अपने समय के साथ साथ जैसा विस्तार हुआ तो उन्होंने सभ्यता का अपना विस्तार किया। इसमें वैदिक काल को, जिसमें 2 भाग हम विभाजित करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल को ही हम पूर्व वैदिक काल मानते हैं और ऋग्वेद के आधार पर ही हम पूर्व वैदिक काल के
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था को समझने की हम प्रयास करते हैं। जहाँ तक ऋग्वैदिक काल है, तो जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है, और जिसमें से 2 से 7 जो है वो प्राचीन माने जाते हैं, कि इसका 2-7 का जो क्रम है वो इसमें प्राचीनतम लेखन है, और पहला और 8वां, 9वां, 10वां इनकी रचना बाद में हुई है। इसमें जो कुल हैं वो 1028 मंत्र हैं, जिसमें से 1017 साकल्य और 11 जो हैं वो बालखिल कहलाते हैं, बाद में ऐड किए गए। ऋग्वेद की जो तिथि है या वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल का जो काल निर्धारण, उसके संबंध में भी विद्वानों ने अपने अपने तर्क या मत दिए हैं। मैक्स मूलर महोदय ने इसमें कहा है कि उसका काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की तिथि हम मान सकते हैं। कुछ और विद्वान अलग अलग बात किया है। बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद की रचना के प्राचीनतम जो अंश हैं वो 6000 ईसा पूर्व तक माने हैं। इसी प्रकार विंटर स्मिथ ने भी इसमें 2500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना है। लेकिन जो एक इतिहासकारों की एक आम धारणा जो सर्वसम्मति से सामने आती है, वो ऋग्वेद काल को वर्तमान में 1000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का रचित माना जाता है। इसमें एक प्रश्न और है, चूँकि ये सारा जो काल विभाजन या स्थान है ये वेदों के आधार पर हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं ये सब कुछ धारणा स्थापित है। आज भी लगातार इतिहासकार, बहुत सारे विद्वान इस संबंध में लगातार शोध करते रहते हैं और इस बात को अपने अपने अनुभवों से मजबूती देते हैं कि इनका वास्तविक काल निर्धारण क्या है। ये विद्यार्थियों को सामान्य रूप से समझने के लिए काल निर्धारण किया गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लिए। अब बात आती है कि जो पूर्व वैदिक भारत है वो वास्तव में कितने क्षेत्र में था। आज का जो भारत है वो पूरा तो नहीं था, कितना भारत या कितना भौगोलिक क्षेत्र ऐसा था जिसको हम कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक कालीन भारत था या उस समाज उसने क्षेत्र में स्थापित था। ऐसा मूल रूप से कहा जाता है, एक शब्द प्रयोग हुआ है, वो है सब सिंधु प्रदेश, कि 7 नदियों का जो क्षेत्र था उसे भी हम पूर्व वैदिक भारत की संज्ञा देते हैं। और चूँकि इन नदियों के नाम वैदिक साहित्य में लगातार हमको मिलते हैं, ऐसा माना जाता है कि आर्य सभ्यता का जो प्रसार है वो अफ़गानिस्तान से लेके नीचे गंगा घाटी तक था। और ऋग्वेद में अनेक ऐसे नदियों, पर्वतों के नाम मिलते हैं जो इस पूरे भौगोलिक पृष्ठभूमि को वैज्ञानिकता प्रमाणिक प्रदान करते हैं, जिसमें हिमालय की एक चोटी को मंजूवत कहा गया है जो सोम के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जो मुख्य नदियाँ इसमें चर्चा आई हैं वो है कुंभा जो काबुल में बहती है, गोमती, सरस्वती नदियों का भी यहाँ उल्लेख होता है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो अफगानिस्तान है उसका भी क्षेत्र भारतीय वैदिक सभ्यता में, पूर्व वैदिक काल में वो भारत की वैदिक आर्य की सभ्यता में शामिल था। वो अलग से कोई राजनीतिक व्यवस्था वहाँ नहीं थी। इन नदियों में जो प्रमुख नदियों की चर्चा होती है, जो वैदिक साहित्य में का लगातार उल्लेख मिलता है, सिंधु, व्यवस्था जिसे हम झेलम कहते हैं, चिनाब, रावी, विपाशा या व्यास का उल्लेख हमें। उसके बाद हम देखते हैं सतलज, सरस्वती, यमुना और गंगा का नाम भी हमें लगातार मिलता है। इस प्रकार ये जो 7 नदियां हैं ये पूरा क्षेत्रों की जब वैदिक साहित्य में और उसमें चर्चा होती है, इसका मतलब इस पूरी जो आज की व्यवस्था की हम बात करें तो आज जो अफगानिस्तान के काबुल से लेके वर्तमान नीचे जो पूरा उत्तर भारत, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कुछ जम्मू कश्मीर, ये पूरा जो क्षेत्र है आज के परिदृश्य में, ये पूरा पूर्व वैदिक काल उस समय इनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि थी। जितने एरिया में ये लोग निवास करते थे उनका समाज या राजनीतिक व्यवस्था यहाँ फैली हुई थी।